वेल स्टूडेंट्स, आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेमेस्टर 1 के लिए इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस है वो केमिस्ट्री के किस ब्रांच के तहत आती है। क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये सब जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। और एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या है, जैसे कि हम कोई भी मटेरियल है वो क्या है उसको एनालाइज करते हैं, तो वो आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस के तहत। अब जब क्या है हमको पता चल गया, तो उसके बाद कितना है उसके लिए हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है कि हम कोई भी, जैसे पत्थर ले लिया, कोई भी लकड़ी ले ली, कोई भी मिनरल ले लिया, उसमें हम क्या क्या है पता करते हैं। और इसलिए क्योंकि क्या है पता कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको कोई नंबर या यूनिट्स की मेजरमेंट की जरूरत नहीं होती। बस सिर्फ हमको क्या है कि उस चीज को पहचानना है। वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट सब्सटेंस। और उस सब्सटेंस की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी? हम उसमें सबसे पहले तो उसका रंग देखते हैं। हम रंग देख के कुछ जो है, जैसे कि कॉपर है तो कॉपर के जो है कुछ जो है वो ब्लू कलर होता है, या थोड़ा सा हल्का सा ग्रीनिश पर्पल भी होता है। आयरन है, आयरन अगर +2 स्टेट में है तो वो थोड़ा पेल ग्रीन होगा, और अगर +3 स्टेट में है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट +3 वैलेंस स्टेट होगा, तो वो येलोइश ब्राउन होगा। पर बात ये है कि अब ये तो कंपाउंड है, उसमें ये कंटेंट है, तो केवल उस सब्सटेंस में केवल ये आयरन, कॉपर, ये कोबाल्ट तो खाली नहीं होगा। बहुत ढेर सारे उसमें एलिमेंट्स हो सकते हैं, मे बी इन आयनिक फॉर्म। पर ये जो क्वालिटेटिव एनालिसिस, इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस है, ये ऑर्गेनिक एनालिसिस से फर्क है। मतलब कोवैलेंट कंपाउंड की एनालिसिस से फर्क है, क्योंकि कोवैलेंट जो कंपाउंड की एनालिसिस में हम उसके फिजिकल स्टेट को आइडेंटिफाई करके और उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को, जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उन सब को हम मेजर करके हम किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। पर यहाँ पर इनऑर्गेनिक में हमको आयनिक सब्सटेंस मिलते हैं, आयंस। और आयंस जो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करते हैं। और इस स्पॉन्टेनियस रिएक्टिविटी मतलब तुरंत हम कोई भी रिएजेंट डालते हैं और तुरंत उसमें इंटरैक्शन होता है, रिएक्शन होता है, और हमको जो है रिजल्ट मिलता है। अब सवाल ये होता है, रिएजेंट क्या चीज है? व्हाट इज रिएजेंट्स? रिएजेंट्स जो है वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर सब्सटेंस में हम, जैसे हमारे है, उसमें मिलाने पर जो चेंज होता है, जैसे कलर चेंज है, प्रेसिपिटेशन हुआ है, वो हमको मालूम है कि इसमें हम इस रिएजेंट को मिलाएंगे, तो इस केमिकल को मिलाएंगे तो वो हमको
चेंज ऑब्जर्व होगा एंड दैट चेंज लीड्स टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट आयन और दैट एलिमेंट। अब जैसे कि यहां पर हम अगर HCl और NaH को मिलाते हैं, HCl और NaH मिलाए तो ये बनता है NaCl प्लस H2। अब एक्चुअली क्या होता है, जो रिएक्शन है ये जो Na है Na प्लस के फॉर्म में होता है, और चूंकि ये Na कहां से आया है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ बेस, तो इसलिए हम इसको एक बेसिक रेडिकल कहते हैं, या ये है कैटायन है, कैटायन को हम बेसिक रेडिकल बोलते हैं। इसी तरह से ये जो है Cl, इसमें Cl माइनस के फॉर्म में होता है, एंड Cl हैज कम फ्रॉम वेयर, फ्रॉम HCl। तो चूंकि ये दिस Cl माइनस इज डिराइव्ड फ्रॉम एन एसिड, तो इसलिए इसको हम एसिडिक रेडिकल बोलते हैं। ये क्या है, इट इज एन एनाइन। तो जो एनाइन है यहां पर जो है ये इनऑर्गेनिक एनालिसिस में रेडिकल मतलब ऑर्गेनिक वाला रेडिकल नहीं है, जो न्यूट्रल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वाला कैरिंग, वो स्पीशीज नहीं है, इट इज अ बेसिक रेडिकल। माने ये रिप्रेजेंट करता है इट इज कैटायन, एंड एसिड रेडिकल ये रिप्रेजेंट करता है इट इज एन एनाइन। तो ये तो सिंपल है, सॉल्ट है, एक एसिड रेडिकल है, एक बेसिक रेडिकल है। हमको जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक सॉल्ट मिले जिसको हम आइडेंटिफिकेशन करें। ये सॉल्ट एनालिसिस आप लोग लोअर क्लासेस में, इंटरमीडिएट में कर चुके हैं, पर यहां पर आपको मिक्सचर एनालिसिस करना है, मतलब 2 या 3 कैटायन, 2 या 3 एनायन के मिक्सचर हो सकते हैं। अब मिक्सचर में हम हाफिजिड वे में तो नहीं कर सकते, जैसे अगर कोई जैसे हमारे पास है गेहूं है, दाल है, राई है, मेथी है, ये सबका मिक्सचर है मान लीजिए। अब इसको हमको अलग करना है, तो अगर हम कोई भी छन्नी लें, सीव लेते हैं, और उसके छेद जो है गेहूं के दाने से थोड़े से बड़े हो, गेहूं का दाना जैसे छन जाए, तो हम जब उसमें डालेंगे मिक्सचर, तो गेहूं के साथ साथ गेहूं का दाना जब छन रहा है तो एवरीथिंग, राई, मेथी, सब दाल सब निकल के आ जाएगा उसमें से। कहने का मतलब ये है कि हमको सबसे पहले हमको वो छन्नी नहीं इस्तेमाल करना है जिससे सबसे बड़े आयन निकल के, सबसे बड़े साइज के जो पार्टिकल है वो निकल जाए। इसलिए हम सबसे पहले छोटी छेद वाले, जिससे कि सिर्फ राई निकल पाए, वो वाली छन्नी का इस्तेमाल करते हैं। अब इस तरह से जब हम उस छन्नी का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर क्या है, ये तो हम मैकेनिकल एक जनरल, हम आम जो दैनिक जीवन में होता है वो एग्जाम्पल लेके चले, पर यहां पर उसी को आप ट्रांसलेट करिए मिक्सचर एनालिसिस में। तो यहां पर मिक्सचर एनालिसिस में हम एनालिसिस कैसे करते हैं, हम मिक्सचर लेते हैं, पहले हम उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं, हम पानी में उसको डिसॉल्व करते हैं। तो पानी में डिसॉल्व बहुत से
सब्सटेंस नहीं होते। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जो है पानी में डिसॉल्व होते हैं, कौन से नहीं होते। फिर हम उसको HCl में डिसॉल्व करते हैं, डाइल्यूट HCl। अब डाइल्यूट HCl में ऑलमोस्ट आपका जो मिक्सचर है वो सॉल्युबल होता है और कुछ इनसॉल्युबल रह जाते हैं, वो एज एन इनसॉल्युबल हम उसका टेस्ट करते हैं। अब ये जो हमारे पास क्लियर सॉल्यूशन है HCl में, उसको हम ओरिजिनल सॉल्यूशन बोलते हैं। अब ये जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है इसमें बहुत सारे आयंस हैं, कैटायंस भी हैं, 2-3 कैटायन हो सकते हैं, 2-3 एनायंस हो सकते हैं। अब हमको उनको अलग करना है। तो जैसा कि हमने कहा कि छन्नी है, डिफरेंट साइज के पार्टिकल साइज के हिसाब से छन्नियां होती हैं, उससे हम डिफरेंट पार्टिकल साइज को छान सकते हैं। उसी तरह से ये जो मिक्सचर एनालिसिस में हमको कुछ प्रिंसिपल्स ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिएजेंट यूज्ड। अब टाइप्स ऑफ रिएजेंट यूज्ड में हम अगर पहले कैटायन का देखें तो कैटायन के केस में जो एसिड रेडिकल है हम उसको सॉल्युबिलिटी के हिसाब से हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व करते हैं जिसमें कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइट, थायोसल्फेट और नाइट्राइल ये डिसॉल्व हो जाते हैं। और जो सेकेंड ग्रुप है उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में डिसॉल्व करते हैं, तो वो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, एसीटेट, ऑक्सिलेट, आप लोग का जो है एरोमेटिक आयंस नहीं होंगे एनायंस, तो आप ऑक्सिलेट तक सीमित रहिए। देन एक ऐसा ग्रुप है जो थर्ड ग्रुप है, वो सॉल्युबिलिटी नहीं शो करते हैं, वेरी स्पैरिंगली सॉल्युबल। उनमें वो आयंस हैं, सल्फेट है, बोरेट है, फॉस्फेट है, आर्सेनेट। तो इस तरह से जो एनायनिक रिएजेंट हैं, एनायनिक जो रेडिकल्स हैं उनको 3 ग्रुप में, और इसी तरह से जो कैटायनिक रिएजेंट्स हैं उनके सेपरेशन के लिए किस हिसाब से रिएजेंट्स का इस्तेमाल करना है 6 ग्रुप्स में उनको डिवाइड किया गया है। ये आपके सामने है जो डिवीजन, separation of cations into 6 groups according to the reagents used. पहला जो ग्रुप है that is dilute HCl में आपका सिल्वर मर्क्यूरस होता है एंड लेड। बाकी जो है ये हायर जो आपका थैलियम, टंगस्टन, ये आपका नहीं करना है, इट इज नॉट फॉर सेमेस्टर 1। ये आज क्लोराइड प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। अभी थोड़ा सा हम आपको दूसरे प्रिंसिपल की ओर भी जाएंगे, रिएजेंट की ओर हम फिर से आते हैं। आपका जो दूसरा और तीसरा प्रिंसिपल है एक साथ लेके चलते हैं कि अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट एडेड एंड सॉल्युबिलिटी of the compound precipitated। अब ये जो है इनके लिए भी कुछ कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है, उसके बारे में जानकारी जरूरी है। यू शुड नो द प्रिंसिपल्स बिहाइंड दैट which operates the how much the
amount of reagent is added and the solubility of the compound that is to be precipitated. तो सबसे पहले ये है लॉ ऑफ मास एक्शन होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, कॉमन आयन इफेक्ट एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट का प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है. अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे फिर से आगे. यहां पर जो है, अब फॉर एग्जाम्पल आप AgCl का सॉल्ट हम एज एन एग्जाम्पल ले रहे हैं. AgCl एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है. स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट मतलब थोड़ा सा डिसॉल्व होता है. तो ये जो थोड़ा सा डिसॉल्व हुआ, जितना भी डिसॉल्व हुआ वो Ag प्लस और Cl माइनस आयंस जो डिसॉल्व हुआ, तो वो जो डिसॉल्व AgCl है सॉल्ट, that will give Ag plus and Cl minus ions. अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन अगर हम देखें तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन K इज इक्वल टू Ag प्लस और इंटू Cl माइनस अपॉन AgC, है ना. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. ये आपका फर्स्ट इक्विलिब्रियम हो गया. अब ये जो है, यहां पर आप देखिए कि जो AgCl का कॉन्सेंट्रेशन है, दैट इज जितना डिसॉल्व हुआ, दैट इज नोन अमाउंट इज डिसॉल्व. नोन अमाउंट है तो हम इसको ये जो है थोड़ा सा इसको रीअरेंज करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये आता है Ag प्लस Cl माइनस. तो चूंकि ये जितना डिसॉल्व कांस्टेंट अमाउंट डिसॉल्व हुआ है, तो दिस मल्टीप्लाइड दिस इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, और ये जो है इस कांस्टेंट को हम अभी K डैश लिख रहे हैं. अभी थोड़ा सा हम इसको फिर से रीनेम करेंगे. ये जो है Ag प्लस और Cl माइनस, यानी कि K प्राइम जो है, K इसको प्राइम बोलते हैं, ये K प्राइम जो है ये क्या है कि इट इज अ कांस्टेंट एंड ये इस किसके बराबर है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कैटायन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस एनायन. यानी कि आयंस हैं, इनके आयनिक प्रोडक्ट के बराबर है. प्रोडक्ट मतलब ये गुणनफल को प्रोडक्ट बोलते हैं. तो ये आयनिक प्रोडक्ट इनका गुणनफल है. तो जितना भी AgCl डिसॉल्व होता है वो इस इक्विलिब्रियम में रहे, और ये इनका गुणनफल आयनिक प्रोडक्ट कहलाता है. आप अगर एक गिलास में पानी लेके, आधा गिलास पानी लीजिए, 2 चम्मच चीनी डालिए या नमक डालिए, चीनी के बजाय नमक, क्योंकि चीनी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा. हम सॉल्ट लेते हैं आयनिक NaCl, उसमें हमने 1 चम्मच चीनी डाल, 1 चम्मच नमक डाला, घोला, दूसरा चम्मच डाला, घोल, 2-3 चम्मच घुल जाएगा. फिर उसके बाद जो है वो नहीं घुलेगा. हम उसको पानी को थोड़ा सा और गर्म करेंगे तो क्या होगा, और ज्यादा घुल जाएगा अमाउंट. यानी कि जो डिसॉल्व सब्सटेंस है, सॉल्युबिलिटी है. सॉल्युबिलिटी मतलब जो आयनिक कंपाउंड का पानी में घुल जाना. अब ये कैसे घुलता है, थोड़ा सा यहां पर हम
सॉल्युबिलिटी के प्रोसेस को अगर डिस्कस करें तो जैसे ये NaCl है, Na प्लस और Cl माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव जो है चार्जेस हैं, दे आर हेल्ड टाइटली टुगेदर थ्रू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये जो आयंस हैं इनका एक प्रॉपर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। ईच Cl minus ions are surrounded by 6 सोडियम आयन, और इस तरह से आप अगर हम लें Cl माइनस, Na प्लस, Na प्लस, ये Cl माइनस Cl है, यहाँ पर Na प्लस, Cl माइनस, Cl माइनस, Na प्लस, ये Cl माइनस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस। तो अब देखिए एक क्लोराइड आयन है यहाँ, इससे इससे इससे, एक ऊपर एक नीचे। तो इस तरह से एक Cl जो है उसके चारों तरफ 6 सोडियम आयन से घिरे हुए, और इसी तरह से एक सोडियम आयन, एक ये है, इसमें देखिए ये है, ये है, ये है, ये है, एक ऊपर एक नीचे। तो इस तरह से एक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से के चारों तरफ से घिरा हुआ है, और एक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन से घिरा हुआ है। तो इस तरह का एक रेगुलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। अब जब इसको हम पानी में डालते हैं, पानी में डालें तो क्या है, पानी क्या है, H2O है। तो ये इस तरह से हम अगर करें, पानी के स्ट्रक्चर को हम लिखें तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पानी जो है एक डाइपोल है, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल। यहां पर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है। तो पानी क्या होता है, जब पानी में डालते हैं तो ये इट इज नेचुरल, इट इज अ नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये पॉजिटिव आयन के चारों तरफ नेगेटिव आयन, और जैसे ये है पॉजिटिव है तो ऑक्सीजन का पोल यहां पर आ जाएगा, H प्लस, ये यहां आ जाएगा। इसी तरह से ये H प्लस इस तरफ से, ये इस तरह से हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, और ये एक सोडियम आयन है और ये चारों तरफ ढेर सारे, मतलब सोडियम आयन के कंपैरिजन में पानी का जो ऑक्साइड आयन है ढेर सारा है, उसको घेरे हुए, तो वो सब पकड़ के खींच रहे। तो खींच रहे हैं तो क्या हुआ, मतलब क्या है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के हिसाब से, पॉजिटिव नेगेटिव एंड के हिसाब से, पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी के हिसाब से वो घूम गया अकॉर्डिंगली। तो इस घूमने की प्रक्रिया को कहते हैं ओरिएंटेशन। तो अकॉर्डिंगली द आयंस, according to the ions, the water molecules orient themselves accordingly against positive and negative charges. तो इस तरह से क्या है, अट्रैक्शन की वजह से ये खींच रही है, तो इधर से ये खिंचाव आया है, तो ऑब्वियसली ये जो है फोर्स कमजोर पड़ेगा। और दूसरी तरफ क्या है, इसको जो है ये पॉजिटिव एंड खींच रहा है, इधर ये नेगेटिव एंड खींच रहा है पॉजिटिव एंड। तो दोनों के बीच में ऐसा होता है कि ये सोडियम है, सोडियम के चारों ओर जो है नेगेटिव एंड हो जाता है, और क्लोराइड के चारों ओर जो है
पॉजिटिव एंड हो जाता है ओरिएंटेशन। तो इस तरह से क्या होता है, सोडियम और क्लोराइड अलग अलग हो गए। इसी प्रक्रिया को सॉल्युबिलिटी कहते हैं कि यानी कि द सॉल्ट, आयनिक सॉल्ट गेट सॉल्युबलाइज्ड इन वाटर। तो आयनिक सॉल्ट इस तरह से पानी में घुल जाता है। तो पानी में जो घुल गया तो वो सॉल्युबलाइज हुआ। तो जितना भी जो है सॉल्युबिलिटी होती है, पर उसी जैसे नमक का हमने कहा कि 1 चम्मच घोलता है नमक पानी में, आधे कप पानी में 2 चम्मच 3 चम्मच, एक स्थिति आएगी कि नहीं घुलेगा। पर पानी गर्म करेंगे तो क्या है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, मूवमेंट बढ़ गया आयंस का, तो वो और जो है उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहां पर जो है जो प्रोडक्ट ऑफ आयंस हैं, ये जो घुला है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है। आज पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या है कि हम घोलते गए तो एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा, वहां पर वो मैक्सिमम उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। उसके बाद उसकी जो है सॉल्युबलाइजिंग एबिलिटी, मतलब घुलनशीलता उसकी खत्म हो जाएगी। तो ये जो मैक्सिमम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं उसको, मतलब मैक्सिमम आयंस होंगे, तो आयनिक प्रोडक्ट एट सैचुरेशन पॉइंट यानी कि मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी होता है, तो उसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो अब ये क्या हो गया, ये आयनिक प्रोडक्ट था। आयनिक प्रोडक्ट एट the saturation point where maximum solubility of the particular salt occurs is known as solubility product, that constant. तो ये still it is ionic product, but at saturation point it is called solubility product. तो अब यहां से जैसे हमने कहा कि घुल रहा है, तो ये तो आयनिक प्रोडक्ट है, पूरा आयनिक प्रोडक्ट, और इस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो गया। तो यहां तक तो क्या था, ये आयनिक प्रोडक्ट था, आईपी। तो इसका मतलब कि आयनिक प्रोडक्ट जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा हो जाएगा, आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो यहां पर प्रेसिपिटेशन अकर्स। तो आयनिक प्रोडक्ट जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा हो जाएगा, व्हेन आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, देन प्रेसिपिटेशन अकर्स। तो इस तरह से प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस होता है। अच्छा, अब देखिए आपके पास आयनिक प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, प्रेसिपिटेशन। हम यहां पर एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले रहे हैं Ag+Cl- का। हम अगर इसको कॉमन एग्जाम्पल, एक जनरल टर्म में यूज करते हैं, तो कैटायन के लिए A+, एनायन के लिए B- अगर यूज करते हैं, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, इट इज आयनिक प्रोडक्ट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ अ saturated solution, ionic product of saturated solution at particular temperature. जब ionic product solubility product से exceed कर जाएगा, then precipitation will occur. चलिए हम ये इन तीनों टर्म को जो शॉर्ट में जो कंपैरिजन कर सकते हैं, आप देखिए हमारे पास 3 कंडीशंस बनते हैं। पहला जो है, जब आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कम है, जब आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कम है, तो क्या होगा, आयंस जो है वो सॉल्ट कीप ऑन डिसॉल्विंग, जो सॉल्ट पानी में घुलता जाएगा, कोई भी सॉल्ट है, यानी कि घुल रहा है। जब तक सॉल्ट पानी में घुल रहा है, तो वो सॉल्यूशन जो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा।
जब आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है फिर से याद करिए, इट इज आयनिक प्रोडक्ट एट सैचुरेशन पॉइंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो ये जो है सैचुरेशन पॉइंट है आयनिक प्रोडक्ट का, जो कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहलाता है। तो जब आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर हो गया, यानी कि जो सॉल्यूशन जो है दैट सॉल्यूशन इज नाउ सैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या है, द सॉल्ट की मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी। मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्वेंट कितने आयंस को होल्ड कर सकता है, दैट इज द सैचुरेशन पॉइंट। मैक्सिमम जितने आयंस को होल्ड कर पाएगा वो उसकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी होती है, और वो जो है आयंस का प्रोडक्ट एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब यहां पर जो थर्ड केस है, जब आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ज्यादा हो गया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, यानी कि अब जो है जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के पास जो है आयंस को होल्ड करने की कैपेसिटी अब नहीं रही, तो क्या होगा, जब सॉल्वेंट होल्ड नहीं कर रहा आयंस को तो आयंस विल गेट प्रेसिपिटेटेड। तो अब आयंस जो है उसमें डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं पानी के साथ, जैसे जो हमने फिगर बनाया था यहाँ पर कि पानी सॉल्ट के चारों ओर ओरिएंट हो जा रहा है। तो अब जो है आयंस इतने ज्यादा हो गए कि अब वो सॉल्वेंट जो है सॉल्यूट को होल्ड नहीं कर पा रहा है, इन दैट केस प्रेसिपिटेशन विल अकर। तो ये जो है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेशन हो जाता है। अब हम ये जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है मिक्सचर एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि पीरियोडिक टेबल में, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है, पीरियोडिक टेबल में किस तरह से अरेंज हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर से उनको अरेंज किया गया है पीरियोडिक टेबल। यहां पर जो है जो मिक्सचर एनालिसिस में, इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस में जो ग्रुप्स फ्रेम किए गए हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जिनका कम है दे विल बी प्रेसिपिटेटेड अर्लियर, और धीरे धीरे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बढ़ता गया तो प्रेसिपिटेशन विल अकर ग्रेजुअली। तो जो हमने आपसे डिस्कस किया था शुरुआत में, एक छन्नी का हमने एग्जाम्पल लिया था, तो यानी कि राई को छानने के लिए हमको छोटे छेद की छन्नी लेनी पड़ेगी, यानी कि कम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाले आयंस को, कम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाले जो प्रेसिपिटेट है उनको प्रेसिपिटेट करने के लिए लोअर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाले जो है हमको प्रेसिपिटेट सेलेक्ट करना पड़ेगा कि वो हमको लोअर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाले हमारे पास प्रेसिपिटेट मिले। उन प्रेसिपिटेट को किस प्रकार से हम पा सकें, हाउ कुड वी गेट दैट लोअर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट precipitate, तो उसके लिए we have to select particular reagent. For example, आपने मिक्सचर एनालिसिस इंटरमीडिएट में करी होगी, थोड़ा सा उसका नॉलेज आप थोड़ा सा रिफ्रेश कर लीजिए अपने आप को कि आप H2S गैस पास करते हैं। H2S गैस आपको सेकेंड ग्रुप में जो आयंस है, सेकेंड ग्रुप के आयंस, उनको एज सल्फाइड प्रेसिपिटेट करने के लिए आपको जो है H2S पास करना पड़ता है। और फोर्थ ग्रुप में भी आप H2S पास करके जो फोर्थ ग्रुप के जो आयंस हैं उनको आप एज सल्फाइड ही प्रेसिपिटेट कराते हैं।
तो ये जो सल्फाइड के फॉर्म में दोनों ग्रुप को प्रेसिपिटेट कर रहे हैं, तो जैसे कि हमने कहा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो जाहिर सी बात है जो सेकेंड ग्रुप है उसके सल्फाइड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम होगा और जो फोर्थ ग्रुप है उनके सल्फाइड्स का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा होगा। अब जब हम, अगर मान लीजिए हमने जो फोर्थ ग्रुप में सल्फाइड को प्रेसिपिटेट कराना चाहा, तो फोर्थ ग्रुप का सल्फाइड तो प्रेसिपिटेट होगा, उन रिएजेंट को हमने डाल दिया फोर्थ ग्रुप में प्रेसिपिटेट करने के लिए, तो यानी कि हमने उन रिएजेंट्स का इस्तेमाल किया है जो फोर्थ ग्रुप के सल्फाइड को प्रेसिपिटेट करा दे। अब क्या होगा, जो हमने जैसे कहा कि गेहूं वाली छन्नी हमने पहले इस्तेमाल कर ली, तो सब राई मेथी सब छन जाएगा, यानी कि सेकेंड ग्रुप वाले सल्फाइड भी उसमें प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। ये नहीं कि हमने सीधे सीधे फोर्थ ग्रुप के जो सल्फाइड प्रेसिपिटेशन करने के लिए जो रिएजेंट्स का इस्तेमाल किया है वो सिर्फ फोर्थ ग्रुप को नहीं प्रेसिपिटेट करेंगे, वो सेकेंड ग्रुप के भी सल्फाइड को प्रेसिपिटेट करेंगे। तो हमारा जो है मिक्सचर एनालिसिस का जो प्रोविजन है वो फेल हो जाएगा, आयंस अलग नहीं हो पाएंगे। हमको क्या करना है, यहां पर जो मिक्सचर एनालिसिस जो फ्रेम हुई है स्टेप बाय स्टेप, हमको एक आयन को प्रेसिपिटेट कराना है, फिर उसमें दूसरा रिएजेंट डाल के दूसरे आयन को, मतलब दो रिएजेंट मान लीजिए प्रेसिपिटेट हो रहे हैं एक रिएजेंट से, तो हमको इस तरह से रिएजेंट्स का सिलेक्शन करना है कि उन दो आयंस में से एक प्रेसिपिटेट हो जाए तो दूसरा प्रेसिपिटेशन ना हो। तो जब हम उसको फिल्टर करेंगे तो प्रेसिपिटेट में एक आयन मिल जाएगा, अलग हो जाएगा, और फिल्ट्रेट में दूसरा आयन। तो इस तरह से ये जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है प्रेसिपिटेशन के द्वारा हम जो है स्टेप बाय स्टेप हम मिक्सचर एनालिसिस आगे बढ़ते हैं। इसमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जैसा कि हमने एग्जाम्पल के तौर पे अभी लिया कि सेकेंड ग्रुप के सल्फाइड और थर्ड ग्रुप के फोर्थ ग्रुप के सल्फाइड्स का प्रेसिपिटेशन, तो वहां पर आप देखिए सल्फाइड का प्रेसिपिटेशन हमको कराना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम AS लेते हैं, दोनों डाइवल, ठीक। अब ये जो है A2 प्लस सल्फाइड 2 माइनस प्रेसिपिटेशन हो रहा है, तो हम लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से क्या होगा, A2 प्लस सल्फाइड 2 माइनस अपॉन AS। तो ये क्या हो गया, इनका अगेन ए कांस्टेंट और A2 प्लस और सल्फाइड 2 माइनस। अब यहां पर क्या है, हम सेकेंड ग्रुप में हम HCl लेते हैं, HCl सॉल्यूशन, डाइल्यूट HCl में बने सॉल्यूशन में हम H2S पास करते हैं। ग्रुप रिएजेंट फॉर द सेकेंड ग्रुप प्रेसिपिटेशन क्या है, एसिडिक मीडियम में H2S पास करते हैं और हमको जो है जो कैटायंस एज सल्फाइड्स प्रेसिपिटेट मिलते हैं। अब यहां पर क्या है, ये इक्वेशन हमने देखा। दूसरा इक्वेशन हम ये देख रहे हैं कि HCl है, इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब ये जो है
कंप्लीट प्रेसिपिटेशन होगा, कंप्लीट आयनाइजेशन होगा, सॉरी कंप्लीट आयनाइजेशन होना है इसका, 100% आयनाइजेशन होना है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। H2S इसका आयनाइजेशन होता है 2H प्लस सल्फाइड 2 माइनस। यहां पर H2S भी इलेक्ट्रोलाइट है, वो आयनाइज होगा H प्लस और सल्फाइड आयन में, पर ये वीकर इलेक्ट्रोलाइट। अब क्या हुआ, हम इस इक्वेशन का लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से हम देखें सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट इसका H प्लस 2 माइनस, सॉरी H2S ये आता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। अब जब हम HCl मीडियम ले रहे हैं, यानी कि एसिडिक मीडियम ले रहे हैं, अब इसको हम डायरेक्ट हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें तो H प्लस स्क्वायर सल्फाइड 2 माइनस, इस फॉर्म में हम लेते हैं। तो अब देखिए, जब हमने HCl मीडियम रखा है तो HCl मीडियम में हमको H प्लस मिल रहे हैं, इफरात मिल रहा है, कंप्लीट डिसोसिएशन होना है HCl का। तो इस इक्विलिब्रियम में क्या है, H प्लस बढ़ता जा रहा है, H प्लस बढ़ता जा रहा है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है ये किसका हम ले रहे हैं, H2S का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, H2S का हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ले रहे हैं। और यहां पर जो है solubility product is a constant quantity at particular temperature, तो ये तो कांस्टेंट है, ये बढ़ता जा रहा है, तो इसको कांस्टेंट करने के लिए क्या है, ये बढ़ रहा है तो ये कम होना ही है ना। जैसे सपोज अगर ये 10 है और ये 2 5 10 होता है कि नहीं। अब ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है इसको कम होना पड़ेगा। तो ये बढ़ रहा है तो ये होगा, क्या होगा, ये 2 ही रहेगी, ये किसी भी हालत में ये 10 ही होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन कम हो गया, सल्फाइड आयन सॉल्यूशन में कम मिल रहे हैं, सल्फाइड आयन जो है ये सॉल्यूशन में कम मिल रहे हैं। कम कैसे मिलेंगे, जब इनका डिसोसिएशन ही ना हो। इन दैट केस मतलब क्या है, ये सल्फाइड आयन बैकवर्ड डायरेक्शन में ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, यानी कि H2S का डिसोसिएशन स्लो हो जाएगा, बहुत स्लो हो जाएगा। ये क्यों हुआ स्लो, क्योंकि H प्लस आयन्स हमको HCl से भी मिल रहे हैं, H प्लस एंड H प्लस दोनों जो है कॉमन हो गए। तो इस तरह का जो इफेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या है कि अब एक बात ध्यान रखिएगा कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनका डिसोसिएशन तो होना ही है, 100% डिसोसिएशन होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, यानी कि जो दबंग है तो उसकी तो ताकत है। सप्रेशन ऑफ द वीकर, ये हमेशा से हुआ है, सप्रेशन ऑफ द वीकर, जो वीकर इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीकर इलेक्ट्रोलाइट H2S है, तो इसका डिसोसिएशन स्लो हो जाएगा। हमेशा से जो दबंग रहा है उसने वीकर सेक्शन को दबाया है ना। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन तो कंप्लीट होगा, बट डिसोसिएशन ऑफ वीकर विल बी सप्रेस्ड। ये सप्रेस क्यों हुआ, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन जो है
ये मिक्सचर एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये कॉमन आयन इफेक्ट जो है, आप देखिए सेकेंड ग्रुप के केस में जब क्या है सल्फाइड प्रेसिपिटेशन हो रहा है, सेकेंड ग्रुप का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम है, तो इन दैट केस आपको कम सल्फाइड आयन चाहिए, इसलिए आपने HCl ऐड किया और HCl की वजह से सल्फाइड आयन का डिसोसिएशन कम हो गया और जो लोअर सॉल्युबिलिटी वाले प्रोडक्ट वाले जो आयंस हैं एज सल्फाइड्स वो प्रेसिपिटेट हो गए। तो इस तरह से कॉमन आयन इफेक्ट ने सेकेंड ग्रुप को प्रेसिपिटेट करने के लिए कॉमन आयन का हमने सहारा लिया और उसके लिए हमने HCl रिएजेंट इस्तेमाल किया। तो इस तरह से ये जो है HCl H2S इन एसिडिक मीडियम, तो ये ग्रुप रिएजेंट हो गया सेकेंड ग्रुप के आयंस को प्रेसिपिटेट करने के लिए। अब वहीं आगे अगर हम चलें, अब फोर्थ ग्रुप में भी जैसे कि हमने कहा वहां भी आज सल्फाइड प्रेसिपिटेट होता है, पर इन दैट केस हम बेसिक मीडियम में अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, मतलब बेसिक मीडियम में H2S पास करते हैं और हमको फोर्थ ग्रुप के सल्फाइड्स प्रेसिपिटेशन मिलता है। अब कैसे मिलता है? यहां पर भी कॉमन आयन का खेल है। अब यहां देखिए NH4OH ये किस में डिसोसिएट होगा? NH4 प्लस और OH माइनस में। NH4 और OH माइनस में डिसोसिएट हो रहा है। अब यहां पर द सेम थिंग, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपका ये क्या है? H प्लस ट्वाइस और H2 माइनस H2S का द सेम। पर यहां पर क्या हो रहा है जो पहले नहीं हो रहा था? यहां पर H प्लस है और OH है। H प्लस आयंस है H2S से और OH आयंस है NH4OH से। तो ये क्या करता है? H4 ये जो H प्लस और OH मिलके क्या बनाता है? H2O। H2O बना रहा है। तो यानी कि यहां पर इस वाले इक्वेशन में प्रोडक्ट साइड से H प्लस गायब हो रहा है। H प्लस गायब हो रहा है तो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए मोर एंड मोर H2S विल डिसॉल्व कि यहां पर H प्लस मिले। तो इस तरह से ज्यादा जब डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ सल्फाइड आयन विल एक्सीड, और हायर सल्फाइड आयन के साथ साथ तो ये जो है जो फोर्थ ग्रुप के, क्योंकि फोर्थ ग्रुप के जो सल्फाइड्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है, तो ज्यादा सल्फाइड उनको मिल गए और वो हायर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अचीव हो जाता है और वो जो है उनका प्रेसिपिटेशन हो गया। तो इस तरह से ये जो है फोर्थ ग्रुप का भी प्रेसिपिटेशन हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ये आपने देखा कॉमन आयन इफेक्ट। नाउ अब हम लोग इसके आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वेल